नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो एक तरफ जहां पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार डिस्कशन कल चल रहा है। कल लोकसभा से इसे पास करा लिया गया और आज राज्यसभा में तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और राज्यसभा से भी इसको पास करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत कोई पार्टियां नहीं है जो इसको लेकर अपने ऐतराजात जता रही हैं। हाँ, जो एसटी यानी कि मुस्लिम महिलाओं, उनकी भी बात की है, लेकिन परिसीमन और उसके बाद जिस तरह से ये कब जाकर इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है। लेकिन इस सब के बीच इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इस जाहिर सी बात है कि इसको लेकर पूरी तरीके से सियासत गर्म है। आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रियंका गांधी मौजूद थी अब से कुछ देर पहले और वहां पर उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला है और वहां पर महिलाओं को वो खिताब कर रही थी और महिलाओं को खिताब करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो उन मुद्दों की बात कर रहा है जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनका आपसे वाकई में सरोकार है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने उसी नैरेटिव पर, उसी नफरत की सियासत पर, सांप्रदायिकता की सियासत पर, बंटवारे की सियासत पर ही लौटती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊंगी कि शर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान के दौर पर हैं। आज वो राजस्थान में हैं और आप ये देखिए कि वहां पर जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के नफरत भरे बयान वो वहां पर दे रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि आने वाले इलेक्शन में सनातन, बंटवारे की सियासत, नफरत की सियासत, सांप्रदायिकता, इस सब पर ही फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि 9.5-10 साल में अगर वाकई में जो वादे किए थे उन वादों में से कुछ भी पूरे किए गए होते तो शायद जनता के पास वो उन मुद्दों और अपने उन वादों की कामयाबी को लेकर, पूरा किए जाने को लेकर जनता के बीच पहुंचते। और मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या कुछ कहा है हेमंत बिस्व शर्मा ने और किस तरह के जहर उगलने वाला बयान उन्होंने दिया है। और इसको लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर, उन्होंने गांधी परिवार को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर आसाम में ही, ईस्टर्न आसाम में ही कांग्रेस के नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो आगे आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे लगता है कि जब हार सामने दिख रही हो तो यही वाहिद उसके पास हथियार है। शायद उसको लगता है कि अभी भी 10 साल लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद भी अभी भी उसे लगता है कि यही उसके पास वाहिद एक हथियार बचा है जिससे वो लोगों को एक बार फिर से ठग सकती है। मैं आपको तफसील से बताऊंगी क्या कुछ कहा गया है, लेकिन पहले मैं आपको सुनाती हूँ हेमंत बिस्व शर्मा का वो बयान जिस पर उन्होंने नफरत की बात की है, सर काटने की बात की है और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। सुनिए पहले आप। भाइयों और बहनों, एक तमिलनाडु में मुख्यमंत्री होता है, वो बोलता है कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा। और तमिलनाडु सरकार में कौन कौन है? कांग्रेस और डीएमके है। हम जब प्रश्न करता हूं भाई हिंदू के खिलाफ ऐसा क्यों चल रहा है, बोले नहीं हिंदू डेंगू है, हिंदू मलेरिया है, हिंदू एड्स है। और कांग्रेस का मौजूदा सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियंक खड़गे बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। मैंने एक ही बात बोलूंगा, देखो हिंदू तो सर्तन जुदा नहीं करेगा, हम नहीं जानता हूं सर्तन जुदा करना, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा सामने आएगा हम कांग्रेस का सर्तन जुदा कर दूंगा, ये बात आप समझ लो। आप लोग खुद बोलिए, अगर कोई आज
आज मुसलमान का खिलाफ एक भी बयान देता है तो कांग्रेस पार्टी उनको बाहर निकाल देगा, निकालना भी चाहिए। अगर क्रिश्चियन का, ईसाई का खिलाफ कोई स्टेटमेंट देगा, कांग्रेस हल्ला गुल्ला लगा देगा, लगाना भी चाहिए। लेकिन जब हिंदू को डेंगू बोलता है, मलेरिया बोलता है, एड्स बोलता है, तब आप लोग क्यों चुप रहता है? हिंदू का विरोध करके आप लंबा नहीं चल पाएगा, ये समझ लीजिए। भारत में आज हिंदू जाग उठा है और हिंदू जानते हैं कब कैसा क्या करना चाहिए। मैं गहलोत जी को बोलना चाहता हूं, चुनाव का पहले एक बार रामलला मंदिर दर्शन कर आइए, साथ में राहुल गांधी को भी ले जाइए। आपका थोड़ा सा जितना आपने गड़बड़ी किया राजस्थान का कृषकों का साथ, कम से कम रामलला रिटायरमेंट का बाद आपको अच्छा से जोधपुर में बैठो, इतना तो आपको आशीर्वाद दे ही देगा, मैं इतना विश्वास करता हूं। तो आपने सुना किस तरह के सांप्रदायिक बयान जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने दिए हैं, और ये राजस्थान में इन्होंने दिए हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में उस तरह के बयान दिए हैं, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। क्योंकि आपको पता है कि हेमंत बिस्व शर्मा किस तरह की बयानबाजी और किस तरह की सियासत के लिए जाने जाते हैं। और जब ये तमाम बातें हेमंत बिस्व शर्मा ने कही कि अगर कमलनाथ और भूपेश बघेल जो है वाकई में हिंदू हैं, एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया, तो क्यों नहीं वो और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राम मंदिर लेकर जाते हैं, रामलला के दर्शन जो है कराते हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने एक तरह से आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू हैं, हिंदू धर्म के आधार पर माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र को बाल यानी कि मुंडन जो है वो करवाना पड़ता है, लेकिन पीएम मोदी ने तो सर नहीं मुंडवाया। तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का मुंडन करवा लें, माता के निधन के बाद अभी तक नहीं कराया है, अगर वो मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। तो ये पलटवार किया गया है भूपेश बघेल की तरफ से, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्व शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी की जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। तो अगर वो मुंडन कराएंगे नरेंद्र मोदी तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा को हिंदू मानूंगा, ये कहना है भूपेश बघेल का। ये पलटवार उस बात पर जो हेमंत बिस्व शर्मा ने कही थी भूपेश बघेल और कमलनाथ को लेकर। प्रियंका गांधी आज भिलाई में थी और वहां नरेंद्र मोदी पर और नरेंद्र मोदी की सरकार पर उन्होंने करारा प्रहार किया है, उनको आड़े हाथों लिया है। लेकिन जो जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर सवाल उठाया है, ना कि जिस तरह की सियासत हेमंत बिस्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फर्क आप खुद देखिए। यहां इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहां गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं।
स्वयं सेवा समूह है और आप यहां बैठी हैं। आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। तो अभी आपने सुना और महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात की और बताया कि किस तरह से भूपेश बघेल की सरकार में क्या कुछ काम जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ आपने हेमंत बिस्व शर्मा को सुना, और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ही नहीं, आपने इससे पहले स्मृति ईरानी को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये कोई भूल ना करे, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। और उससे पहले आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में ये कहा था अपने जितने भी सांसद हैं कि सनातन पर घेरा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही वाहिद हथियार अब उनके पास बचा है। और जब ये सब कुछ भी उनके फेवर में नहीं जाता हुआ नजर आया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस कराया गया और एक ऐसा चेक महिलाओं को दे दिया गया जो पोस्ट डेटेड है, जिसकी कोई अवधि नहीं है कि आखिर कब उसको वो इनकैश करा पाएंगी। तो इसी तरीके से 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत लोगों को बेवकूफ बना रही है और अब वो बेवकूफ बना रही है महिलाओं को। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राकेश कपूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ जुड़ गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी राकेश कपूर जी, आपने सुना हेमंत बिस्व शर्मा को, आपने प्रियंका गांधी को भी सुना। क्या आपको क्लियरली ये लग रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, हालांकि इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस ही है लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो उन मुद्दों की बात करी है जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने उसी नैरेटिव पर लौट कर आ गई है जो हमेशा से जिस पर उसकी मास्टरी है। क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से जनता को छल लिया जाएगा? नहीं बुशरा जी, मुझे ये लगता है जिस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, लोकसभा में कल पास हुआ, लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया। वो 2 वोट जो AIIM के थे वो खिलाफ गए, बाकी 454 सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया। उससे ये लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है, जो सियासत है, और ये उससे ये वाजे भी होता है, ये जो महिला आरक्षण बिल सरकार जिस अफरा तफरी में लाई है कि जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है, इससे लोगों में अब ऊब पैदा होने लगी है, लोग उकताने लगे हैं। इसलिए बीजेपी ने एक नया नैरेटिव ढूंढा है, और मेरी राय में अच्छी बात है। अगर इस तरफ गई है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ करके, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है पॉलिटिक्स, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जनता के मुद्दों पर बात होगी, जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, जो वजूहात हैं जिससे जनता आज परेशान है और जो जनता चाहती है आज, अगर उन पर बात हो, उन पर पॉलिटिक्स हो सिवाय हिंदू मुसलमान के, तो ये एक अच्छी बात है पॉलिटिक्स के अंदर। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। और जहां तक हेमंत बिस्व शर्मा का सवाल है, तो हेमंत बिस्व शर्मा चूंकि नए नए बीजेपी में आए हैं, वो अपनी ज्यादा वफादारी दिखाना चाहते हैं, तो लेकिन ये बीजेपी को सोचना होगा
कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, राजस्थान में जाकर के उन्होंने जो बातें की हैं वो तो काबिले एतराज ही नहीं, बल्कि उनका तो जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी कम है। उन्हें राजस्थान का इतिहास जरा कायदे से पढ़ लेना चाहिए। राजस्थान के इतिहास से जो उन्होंने बाबर की बात कही वहां पर, वो अभी आपने दिखाया नहीं है, लेकिन उनका मैं जी जी एक जो बयान जो था वो मैं देख रहा था कि ये बाबर का देश है, राजस्थान बाबर का देश बनेगा या राणा प्रताप का बनेगा। तो उनकी सहूलियत के लिए मैं इतना बता दूं कि महाराणा प्रताप के जो सिपह सालार थे वो एक मुसलमान पठान हकीम खां सूर थे, जिन्होंने राजा मानसिंह का हल्दी घाटी के मैदान में मुकाबला किया था और वो शहीद हो गए। हकीम खां सूर, उन्हें राजस्थान का इतिहास, उसकी तारीख और पढ़नी चाहिए और वीर दुर्गादास राठौर के बारे में भी जानना चाहिए, जिन्होंने मुगल शहंशाह औरंगजेब की पोती की परवरिश पूरे इस्लामी दरोदराज से की थी। उन्हें ये सब पता होना चाहिए। राजस्थान के इतिहास के बारे में ऐसे ही चलताऊ भाषा में बोल देना ये ठीक नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा के लिए तो मेरे पास गालिब का यही शेर आता है कि फायदा क्या सोच, आखिर तू भी दाना है असद, और दोस्ती नादा की है, दोस्ती नादा की है, जी का जिया हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को ये फायदा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे बयानात नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। जी बुशरा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, बाबर की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुत्व नहीं तो बाबर तंत्र चलेगा, क्या बाबर राज करेगा। बाबर को लाने के लिए मतदाता सूची में हेरा फेरी करते हैं। पता नहीं कांग्रेस को बाबर से इतना प्यार क्यों है। और बाबर का मतलब मुसलमान। जाहिर सी बात है, बाबर का नाम लेके मुसलमानों की बात सिखाए जाने की बात की जाती है। ये सब हम लगातार देखते आते हैं। जैसे ही इलेक्शन का टाइम एंड करीब होता है, इस तरह की सियासत देखने के लिए मिलती है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के केस में हम ये देखते हैं कि शायद वो पूरे 12 महीने 365 दिन इसी तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में, जहां पर हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह के बयान से कोई फायदा होने जा रहा है? नहीं बुशरा जी, देखिए, एक तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये बेसिकली एक चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं, एक संवैधानिक पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं, एक लूज कैनन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं लगातार जब से वो चीफ मिनिस्टर बने। उसका कारण क्या है कि वो नई जो वो है ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो गए हैं और कांग्रेस पार्टी के उनके जो भी डिस्क्रेडिटेड जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो उनको दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रंग में रखना चाह रहे हैं। और एक होता है अंग्रेजी में कि मोर लॉयल देन द किंग, तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा, उसी की व्यंजना को प्रयोग करके वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी आंखों के तारे बने रहना चाहते हैं। और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं भी आपके मुकाबले का जहर उगल सकता हूं, मैं भी उतना ही सांप्रदायिक भाषण दे सकता हूं जो आरएसएस में पले बूढ़े संस्कृति के लोग हैं। लेकिन इस सारे के अंदर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 9.5 साल का शासन हो गया है मोदी सरकार का, और ये पहला अवसर है जब पहली बार मोदी सरकार नैरेटिव, जो पॉपुलर नैरेटिव है, उसको गंवाते हुए दिख रही है। उसका कारण समझिए क्या है। जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन है, जो राहुल गांधी है, जो तमाम नेता है विपक्ष के, वो क्या सवाल पूछते हैं? वो सवाल पूछते हैं अडानी का, वो पूछते हैं बेरोजगारी का, वो पूछते हैं मणिपुर का, वो पूछते हैं महिला पहलवानों के साथ ज्यादती क्यों हुई, वो महंगाई पर सवाल पूछते हैं, वो अर्थव्यवस्था पर पूछते हैं, और तमाम ऐसे जन सापेक्ष मुद्दों पर सवाल पूछते हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो जिक्र करने का समय है, ना उनके पास जिगरा है उन सवालों के जवाब देने का। तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप इन सारी बातें करते हैं विपक्ष के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी करती है चंद्रयान की बात, इस तरीके से पेश करती है कि वो चंद्रयान इसरो ना बढ़ा करके वो मोदी यान हुआ हो, प्रधानमंत्री ने पर्सनली बनाया हो भारतीय जनता पार्टी के वैज्ञानिकों की मदद से। उसके बाद वो विश्व गुरु की बात करते हैं, वो G20 की सफलता की बात करते हैं।
लेकिन हकीकत क्या है कि इस तरह की बातें कौन लोग करते हैं जिनके पास अपनी डिलीवरी दिखाने का ना हो कुछ भी, जिनके पास अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स ना हो कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे और हमने सत्ता में क्या उपलब्धियां अर्जित की लोगों के लिए। जब वो चीजें आपके पास बताने के लिए नहीं होती तो आप सनातन पे आते हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, आप बाबर पे आते हैं और तमाम इन चीजों पे आते हैं। कल का आप देखिए कि कल जब संसद के अंदर जो ये पोस्ट डेटेड चेक जैसा कि आपने कहा महिला आरक्षण बिल, पूरी दुनिया के इतिहास में मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में क्या कोई ऐसा कानून संविधान संशोधन करके बनाया गया है कि जिसकी तारीख तय ना हो कि वो कब से लागू होगा। ये उतना ही बड़ा जुमला है जितना काला धन एक जुमला था, उतना ही बड़ा जुमला है जितना 15 लाख का जुमला था। कोई भी कानून मुझे बताइए, और इसकी एक भी टेक्निकलिटी, मैंने चुनाव आयोग 20 साल तक कवर किया है, एक टेक्निकलिटी ये बता दे भारतीय जनता पार्टी और उसका समूचा नेतृत्व कि इसको लागू करने के लिए, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत कहां है, और सॉरी इसकी जनगणना की जरूरत कहां है और डिलिमिटेशन की जरूरत कहां है। इसको आज लागू कर सकते हैं आप, और उसको उसका एक तरीका है। देखिए 1/3 रिजर्वेशन होना है, आप उसको बहुत सिंपली, बहुत तरीके से लॉटरी के जरिए आराम से लागू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि करना नहीं है और केवल जुमलेबाजी करनी है, तो मोदी सरकार के लिए यह भी एक हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे कुछ नहीं है। यह बात देखनी पड़ेगी कि इसमें ओबीसी को क्यों छोड़ दिया गया, इसकी गहराई में कोई नहीं गया। बुशरा जी, 1931 की जो जनगणना हुई थी आज से करीब करीब 93 साल पहले, उसमें पहली बार ओबीसी की और जो जाति आधारित जनगणना पहली बार तब हुई थी, उसके आंकड़े बाहर आए थे पब्लिक डोमेन में। उस समय ओबीसी की आबादी इस देश के अंदर करीब करीब 52% थी। कुछ राज्यों में वो 60% तक जाती है और मिनिमम वो 45% है। इसका मतलब ये हुआ कि 45% से 60% की जो आबादी है महिला की, ओबीसी महिलाओं की, उसको आपने अनटच छोड़ दिया है। तो इस महिला आरक्षण की पहली बात कोई तारीख नहीं है, ये कब लागू होगा, होगा भी या नहीं होगा, किन हालात में होगा। क्योंकि देखिए डिलिमिटेशन 5 साल का प्रोसेस है, जनगणना की कोई तारीख नहीं है। पूरी दुनिया में जनगणना हुई है, तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार का तो इवेंट्स का कैलेंडर है, पूरे के पूरे 5 साल का कैलेंडर रहता है उनका, यहां पर भी और स्टेट्स के अंदर भी, कि कोई चीज आए तो उसको कैसे नेगेट करना है। तो उनको इस बात का पहले से पता था, इसलिए कोविड की आड़ लेकर के जनगणना नहीं हुई। मुझे आप बताइए 1.5 साल से तो 2 साल से तो कोविड नहीं है, तो अब क्यों नहीं करवा ली। जनगणना से महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है क्या? जनगणना से जो आंकड़े आते हैं उसी से भारत सरकार और राज्य सरकारों की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं। जब आपको लाभार्थियों का ही नहीं पता होगा कि लाभ किन को मिलना है और किसकी क्या स्थिति है, तो आप क्या तो कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे और क्या करेंगे। तो इस पूरे के पूरे जो ये खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें केवल एक ही बात समझनी पड़ेगी कि दे आर वेरी फास्टली लूजिंग द पॉपुलर नैरेटिव। और उसमें फिर इनको क्या आएगा कि सनातन का मुकाबला करो। मैं तो जो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के जो सुपुत्र जो बार बार कह रहे हैं, ये बिल्कुल अनवारंटेड है और उनको स्नब किया जाना चाहिए इस बात पे कि वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट के अंदर इस तरह की बकवास जो खुद कर रहे हैं और पूरे देश को उस नेगेटिव नैरेटिव में धकेल रहे हैं। यहां पर बात पॉलिसीज की होनी चाहिए, प्रोग्राम्स की होनी चाहिए, फ्यूचर के विजन की होनी चाहिए। ये कहां सनातन और इस सब चक्रों में पड़े हुए, मलेरिया और ये सब, ये भाषा। देखिए मोदी के बारे में आप कुछ भी कहिए, मोदी की पार्टी और मोदी की जो पितृ संगठन है उनको तो सिखाई ही गया है, लेकिन डीएमके के जो लोग हैं वो इस तरह की चीजों में क्यों लपट रहे हैं? वो अकेले नहीं, वो पूरे जो इंडिया गठबंधन है उनका नुकसान कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं निकलेगा जी। सनातन 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 ही रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इनके मारने से कोई मुस्लिम भी नहीं मर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी तमाम सालों से कोशिश कर रही है। सवाल केवल इतना है कि जब आपके पास पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, विजन है और मोदी सरकार की नग्न जो है विफलताएं हैं, उसके बावजूद आपको उनके ट्रैप के अंदर फंसने की क्या जरूरत पड़ी है, समझना होगा। और इंडिया गठबंधन की जो सीनियर लीडरशिप है उनको बहुत बुरे तरीके से स्नब करना होगा, चाहे वो प्रियांक खड़गे हो, चाहे स्टालिन के बेटे हो, और चाहे इस तरह की फालतू बात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चैंपियन इसी चीज की है। और अगर इस बार अगर इस तरह की स्थिति में देश उलझा तो इट विल बी रीचिंग ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर आप डेमोक्रेसी को भूल जाइए। तो स्टालिन को भी और इंडिया गठबंधन को भी अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ जाना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी सब्जी वेंडर से मिल रहे हैं, कभी मिस्त्री से मिल रहे हैं,
लद्दाख के युवाओं से मिल रहे हैं और तमाम खेती के मजदूरों से गोहाना में जाके मिलते हैं, दलितों से मिलते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? एक ब्लैंक चेक जो महिला आरक्षण के नाम पर दिया गया है उसमें किसको बुला रही है? वो सारी फिल्म हीरोइंस, वो सारी ड्रेस डिजाइनर्स, ये उनकी प्रायोरिटीज दिखाती है कि वो कहां खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पॉपुलर मैंडेट खो दिया है तो उन्होंने इसको भी एक इवेंट बना दिया। उसमें कहीं आपको कल कोई महिला दिखी, जब इसकी निंदा हुई तो आज आस पड़ोस के राज्यों से महिलाओं को बुलाना शुरू कर दिया। अगर कोई महिला ये पूछ ले उनसे कि ये लागू कब होगा महिला आरक्षण बिल, तो ये बगले झांकने लगेंगे। तो सवाल केवल इतना है, भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करे, लेकिन विपक्ष को एक चैलेंजर के नाते अपने नैरेटिव को प्रो पीपल रखना पड़ेगा। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इस आर्ट की चैंपियन है कि वो किस तरीके से चीजों को डाइवर्ट करके और अपने जो पिच के ऊपर जो है उसको चुनाव को कराया जाए। इससे आगाह होना होगा समूची इंडिया गठबंधन की पूरी की पूरी लीडरशिप। बिल्कुल। और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पूजा, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और बिलाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो पूरा नैरेटिव फिलहाल गढ़ा जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी सियासत करती हुई नजर आ रही है, हेमंत बिस्व शर्मा को आपने सुना, फिर भूपेश बघेल ने उसको लेकर जवाब दिया है। यहाँ पर कौन बड़ा हिंदू है, इसको लेकर जो है सवाल किया जा रहा है, इस पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर नजर आ रहा है आसाम में किस तरह की वो सियासत करते रहे, किस तरह की वो बयानबाजी करते रहे हैं और किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय के तौर पर वो जाने जाते हैं, वो सबको पता है। और वही तमाम चीजें वो जिस भी राज्यों में जा रहे हैं, जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां सब भी यही करते हुए वो जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरह की बयानबाजी, इस पर किसी भी तरह का जवाब देने से कांग्रेस को बचना चाहिए और जिन पर वो सरकार को घेर रहे हैं, अपने उसी नैरेटिव पर, उन्हीं मुद्दों पर उन्हें फिक्स रहना चाहिए? जी बिलाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, देखिए बुशरा साहब, राजनीति में एक उसूल है। देखिए, विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के स्तर पर ही लड़ी जाती है। जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अपनी चिर परिचित शैली में देश की राजनीति में वोटों की फसल काटने के लिए मुसलसल कोशिश करती है, जिस नैरेटिव को स्टैब्लिश करने की, दरअसल वो नैरेटिव अब काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। उसका ताजा उदाहरण आपने कर्नाटक के चुनाव देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव को एक धार्मिक उन्माद पर खड़ा करने की कोशिश करी, हनुमान के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश करी, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण से जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं रहे। जब सरकार का मुखिया ही जो इन लोगों का सबसे प्रखर वक्ता है और अपनी भाषण की जादूगरी के लिए जाना जाता है, जब वो इस हिंदुत्व के नैरेटिव को धरातल पे नहीं उतारता, तो ये साबित करता है कि देश के अंदर जो जनहित के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो किस स्तर तक जड़ पकड़ चुके हैं और वो कितने प्रासंगिक मुद्दे हैं। दरअसल कर्नाटक का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष ने जीता, कर्नाटक का चुनाव देश की बढ़ती महंगाई पर विपक्ष ने जीता, कर्नाटक का चुनाव महिलाओं की गृहिणी रसोई पर पड़ने वाली गैस सिलेंडर की मार के मुद्दे पर जीता। और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी और इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं। तो ये साबित करता है कि मौजूदा समय पिछले 9 साल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते हुए जो दायित्व जनता के प्रति होना चाहिए था, जब भारतीय जनता पार्टी उस डिलीवरी में नाकामयाब हो गई तो फाइनली उसको इस हिंदू मुस्लिम राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति काउंटर प्रोडक्टिव भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि इसका डायवर्जन किया जाए, क्यों ना इसे सनातन पे लाके खड़ा किया जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सनातन
वास्तव में अगर आप इसको शाब्दिक अर्थों में देखें तो इसका अर्थ होता है इटरनल या आदि से अनंत तक। लेकिन राजनीति में इसका अर्थ जिस जिस रूप से भारतीय जनता पार्टी परिभाषित करना चाहती है वो वर्णवादी व्यवस्था से अपर कास्ट या अपर कास्ट के हाथ में इस देश हो, वो इसको लीड करे। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जब इस सनातन धर्म की बात की थी तो उसको फॉलो अप करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सनातन इस देश का एक राष्ट्रीय धर्म है। तो तब से भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा जमीन पर। क्योंकि जब आप सनातन व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था उसका एक पर्यायवाची बन के उभरती है और वर्ण व्यवस्था के अंदर जो भारत की जो एक जातीय व्यवस्था है उसके क्रैक्स ओपन हो जाते हैं और जो सनातनी लोग हैं, दलित, ये सब लोग ये कहने कि हमारी संख्या ज्यादा, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव पर देश की राजनीति को ले जाना चाहती है वो बार बार उसमें विफल हो रही है। इन्होंने पहनावा इस तरह से ओढ़ रखा है कि जैसे ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पहनावा इस तरह से ओढ़ रखा है कि ये राष्ट्रीय रक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ओबीसी के बहुत हमदर्द। लेकिन जब जिस तरह से ये बिल आए और जिस तरह से इसमें पूरी ओबीसी महिलाओं को वंचित कर दिया गया, ओबीसी समाज को वंचित कर दिया, वहां ये एक्सपोज हो गए। तो कुल मिलाकर जो मौजूदा नैरेटिव है, जब आप के सामने धर्म की बात होती है तो धर्म के विरुद्ध जो जातियां हैं, जातियों की राजनीति खड़ी हो जाती है, वो जातीय जनगणना की बात कर देते हैं, तब इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। आप ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी आरक्षण की बात खड़ी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को बार बार बदलकर नैरेटिव सेट करने की बात कर रही है, वो बार बार काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक काल्पनिक राजनीति उसका काउंटर नहीं कर पाती। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। कर्नाटका की बात करें, हिमाचल की बात करें, ये उसके एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो तीनों राज्य, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करूं, अब तक जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट पोल्स इस तरह के जो इशारे हैं वो जरूर दे रहे हैं। डॉक्टर पूजा, आपके पास मैं आऊं, कांग्रेस की तरफ से आसाम में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर और ये कहा गया है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने क्लियरली इंस्टिगेट किया है वायलेंस एंड आर्सन गांधी फैमिली और सोनिया गांधी को लेकर। इसके साथ ही हमने पहले भी देखा है कि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि सरनेम ये लगा लेने से कोई जो डकैत है वो कोई साधु नहीं हो जाता है, ये उन्होंने कहा था। और अब वो कह रहे हैं कि अगर वाकई में हिंदू हैं भूपेश बघेल या फिर कमलनाथ, तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन कराएं, तब मैं मानूं हिंदू हैं। तो इस तरह की सियासत अब देखने के लिए मिल रही है और एफआईआर आपकी तरफ से कराई गई है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को हमने भिलाई में सुना, वो उन मुद्दों की बात कर रही है जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपने ये नैरेटिव पार्टी ने अब सेट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की सियासत होगी लेकिन आप जन सरोकार के मुद्दे ही उठाएंगे? हालांकि भूपेश बघेल ने उन्हीं की तरह का जवाब जरूर दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके मुंडन को लेकर। बुशरा जी, मुझे लगता है भाजपा में एक होड़ मची हुई है। एज अ प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्सेसर बनने की होड़ मची हुई। एक से एक गलीच कमेंट, एक से एक गिरे हुए वक्तव्य दिए जा रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा उस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जब वो डीएनए कराने की बात करते हैं कि राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के ही पुत्र हैं, जब वो 10 जनपद को जलाने की बात करते हैं, तो ये वो मान लें कि जनता इस बात का, इनकी ये चालाकी, इनकी ये कुटिलता ये समझ चुकी है कि इन लोगों को हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सनातन धर्म के पैरोकार बनते हैं, इनसे मैं खुला चेतावनी देकर, खुला चैलेंज देकर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा हिंदू कौन हुआ था?
वो हिंदू हुए थे हमारे बापू, जिन्होंने सीने पे गोलियां लेते हुए भी हे राम कहा था। 1895 में जब स्वामी विवेकानंद जी वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन की पार्लियामेंट में कहते हैं कि इस विश्व को हिंदुइज्म का सबसे बड़ा जो ज्ञान दिया गया था वो टॉलरेंस दिया गया था। और इन लोगों की भाषा देखिए, इतनी हिंसक, इतनी गिरी हुई भाषा, किसी पर हिंसा करने की। आज हम पिछले 9 साल का जो एक पैटर्न देख रहे हैं, हमारा जय सिया राम जो था, जो हमारे राम जो एक उदात्त कैरेक्टर हुआ करते थे, हमारे राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ करते थे, इन्होंने इसे एक हिंसक जय श्री राम बना दिया है, जो मुसलमानों को धमकाने, उनके मस्जिदों के आगे शोभा यात्रा निकालने, और तो और हम देखते हैं कि सीआरपीएफ में एक जवान जो 4 मुसलमानों की हत्या करता है, वो भी जय श्री राम कहता है। तो ये जो जय सिया राम से जय श्री राम की का जो ये हिंसक जर्नी है, वो इन लोगों की देन है। इन लोगों ने हिंदुइज्म को बदनाम करने में, हिंदू धर्म को खराब करने में जो इनका श्रेय रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है। दूसरी बात आपने देखा, अभी बिलाल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कर्नाटका में बजरंग दल को भुनाने की बहुत कोशिश की गई, पर जनता ने इसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया। अभी मैं प्रियंका गांधी जी की रैली से आ रही हूँ, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, आपके पास जब भी वोट मांगने आएंगे तो ये धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और हर कोई आपसे धर्म और इन सब की बात करेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे आपकी जागरूकता मांगने आई हूँ, जिसने आपके लिए काम किया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भूपेश बघेल के लिए वोट करिए, जिसने आपके लिए काम किया है, जिसने आपकी थाली में रोटी पहुंचाई है, जिसने आपके बैंक में पैसे बनाया है, जिसने आपको आत्मनिर्भर किया है, आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि वोट आपके हाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। और ये हर जगह देखिए, ये मध्य प्रदेश में जितने भी प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं, इसमें दिख रहा है कि इन्होंने इतना अखंड भ्रष्टाचार किया। अच्छा, यही हेमंता बिस्वा शर्मा है जो जिनकी बीवी का किसान उसमें लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड में इंडस्ट्रियल लैंड दिखाकर जिन्होंने इतनी बड़ी घपलेबाजी की, इस पे ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। और जब इनको कॉर्नर किया गौरव गोगोई जी ने, तो ये बात पहुंच गई उनके पिता तरुण गोगोई का, मैंने ट्रीटमेंट कराया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। ये इन लोगों की झुंझलाहट है। अगर आप इनको धर्म के नाम पे ही घेरेंगे तो आप देख, इनका मुखौटा धीरे धीरे मेल्ट होता दिखाई देगा। ये धीरे धीरे अपने अति विध्वंसक और एकदम घटिया रूप में एकदम नेकेड सामने आ जाएंगे। ये इन लोगों की असलियत है। जो इंसान वहां जाके जो सर तन से जुदा को फिर से ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, वो दंगाई से बेहतर कुछ नहीं। मुझे लगता है इतने बड़े पॉलिटिकल करियर के बाद, इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपसे राजनीतिक 1% राजनीतिक शुचिता की तो उम्मीद की जा सकती है। अशोक गहलोत जी ने तुरंत कार्रवाई की, जो भी घटना हुई उसको लेके। आप आंसर दीजिए कि आपने मणिपुर हिंसा पर क्या कार्रवाई की। वहां 2 औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन, वो थी तो हिंदुस्तानी। इन लोगों के पैरों के नीचे से जब जमीन खिसकने लगती है, तब ये सनातन धर्म, तभी स्मृति ईरानी कहती है अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है। नहीं, ये लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी बनिस्बत अडानी के 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ग्रोथ करने की लड़ाई है। ये लड़ाई है किसान जो 27 रुपए में जीवन यापन करता है, बनिस्बत 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की नहीं है। और ये बात भूपेश बघेल ने, देखिए भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में किया, इनके लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में राम यहाँ पे भांचा है, यहाँ पे भांजा है राम। ये माता कौशल्या की धरती है। उन्होंने राम वनगमन पाथ बनाया, उन्होंने बड़े बड़े राम मेले कराए, राम आयोजन उत्सव कराते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने इनके धर्म की काट ढूंढ ली है। इन्होंने कहा कि धर्म हमारे लिए हमारी निजी आस्था का विषय है, उसे राजनीति के केंद्र में मत लाइए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो इनकी पूरी इनके सारे गुब्बारों में से हवा निकल गई है, क्योंकि जहां पे ये राम वनगमन बात बोलते हैं, वहां ये भूपेश बघेल जी का जवाब नहीं दे पाते। तो मेरा ये मानना है कि ये धर्म के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, कर्नाटका में इनको हार मिली क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी थी, आज सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया, महिलाओं के हाथ में पैसे नहीं है। तो बात में वही प्रियंका जी की फिर से वही बात दोहराऊंगी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा था जो छोटी थी, अमेठी में अपने पापा की जीप में जा रही थी, तो एक बूढ़ी औरत ने उनकी जीप को रास्ते में रोक कर कहा कि आपने ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो थोड़ा डरी कि वो देश के प्रधानमंत्री से ऐसे बात कर रही हैं। वो क्या कर रहे हो, ये देखो कल बारिश हुई है, मेरी घर के आगे की सड़क धुल गई है, यहाँ पे पानी जमा है और तुमसे ये नहीं होता। बाद में उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा वो उसने ऐसे बात की। तो उसने कहा नहीं, उसका हक है, ये मेरी जिम्मेदारी है और उसका हक है। उसने वोट देकर मुझे 5 सालों के लिए ये हक जमाया है और उसको सवाल करने का पूरा हक है।
ये चाहते हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स से सवाल खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि हम ये ना पूछें कि हमें 1100 का सिलेंडर क्यों भरा रहे हैं, ये चाहते हैं हम ये ना पूछें कि हम 100 रुपए का पेट्रोल क्यों भरा रहे हैं, ये चाहते हैं हम ये ना पूछें कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, ये चाहते हैं हम ये ना पूछें कि इतना ये हिमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के नाम पे 10 करोड़ का करप्शन क्यों हो रहा है। ये चाहते हैं कि सवालों मुद्दों के सवाल पब्लिक डिस्कोर्स से हट जाए और ये वही सर तन से जुदा, वही सनातन, वही धर्म अधर्म के बीच में लोगों को धर्म की अफीम चटा दें और लोग अपने मुद्दों पे नए आए। लेकिन अभी के विधानसभा इलेक्शंस इन्हें ये बात दिखाएंगे, ये बात प्रूफ करेंगे कि जनता उब चुकी है, बहुत हो गया आपका। कि फिर से जनवरी में एक राम मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, फिर उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लगता है अब जनता उब चुकी है इस धर्म के पूरे डिबेट से। और धर्म निजी आस्था का विषय है, मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं अपने हिंदुइज्म को अपने पॉलिटिक्स में नहीं लाऊंगी और ये इन्हें भी लेना चाहिए। और चाहती हूँ इन्हें 2024 में जनता बाहर दिखाए ताकि ये देखें कि ये धर्म के नाम पे जो इन्होंने गंदगी मचा के रखी है, विद्वेष मचा के रखा है, नफरत मचा के रखी है, उसका कहीं ना कहीं तो काट आए। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, और हम ये देख रहे हैं कि अब क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में पहले हमने G20 देखा, फिर हमने स्पेशल सेशन देखा, उस स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया गया, फिर जो अदाकाराएं हैं, एक्ट्रेसेस हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, उनको वहां पर बुलाया जा रहा है। तो एक के बाद एक सिर्फ मोदी जी को जो है वो इवेंट्स चाहिए, क्योंकि इवेंट्स के जरिए ही, उसी के ही जरिए वो जो उनकी अपनी नाकामियां हैं उनको छिपाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राकेश जी, आज आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब राहुल गांधी कुलियों से मिलने के लिए गए थे। रेलवे स्टेशन पर चाय तो नरेंद्र मोदी जी बेचा करते थे और अभी वो कह रहे थे मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। और लेकिन जब कुली बात करते हैं मीडिया से तो वो राहुल गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नेता वो हैं और वो उन्होंने हमारी बात को सुना है, क्योंकि 2014 में भी राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आज आनंद विहार गए थे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कुलियों से पहुंचे थे। कुलियों ने ख्वाहिश जाहिर की और राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन आप ये देखिए कि पूरा बीजेपी IT सेल जो है वो पीछे पड़ गया है, क्योंकि जब चोट गहरी होती है तो हम ये देखते हैं कि पूरा बीजेपी IT सेल जो है वो पूरी तरीके से उसी नैरेटिव पर लौट कर आ जाता है जो लगातार राहुल गांधी को लेकर करता रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि छवि जो है राहुल गांधी की पूरी तरीके से बदल चुकी है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद? पक्के तौर पर ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज के राहुल गांधी 2004 के राहुल गांधी नहीं है, उनकी छवि में बहुत परिवर्तन आ चुका है। और ये जो राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं ना, ये लोकतंत्र की तरबियत होती है, सबियत भी होती है और तरबियत भी होती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र का और मायने क्या है? लोकतंत्र का मायने तो ये है कि जो जनता की आवाज है, जो जमीन का आदमी है, उसकी आवाज आप संसद तक पहुंचाइए। राहुल गांधी यही काम अगर बखूबी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पक्की बात मानिए कि उनकी छवि में अंतर आ चुका है। और राहुल गांधी आज युवाओं में अपना स्थान बना चुके हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन, ये सबसे बड़े जो बदलाव मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि जो इस देश का युवा वर्ग है उसकी निगाहों में राहुल गांधी की तस्वीर बदल चुकी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पूजा जी ने बहुत मतलब तफसील में बताया और विस्तार से बताया, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जब राजनीति में एक ऊब पैदा होती है, एक जो है वो उसके अंदर उबाव पैदा होने लगता है, तो जो व्यक्ति है वो और नीचे की तरफ जाने लगता है। जो ये भाषा का प्रयोग निचले स्तर का हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि बीजेपी को कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा 2024 के चुनावों के लिए, और बीजेपी लगातार नैरेटिव खोजने की कोशिश में है।
कोई नैरेटिव ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोग जानते हैं, मैंने तो देखा है जनसंघ के जमाने से बीजेपी की राजनीति, तो जनसंघ का ये अंदाज रहा है जो आज आप देख रहे हैं बीजेपी का अंदाज, ये कोई नया अंदाज नहीं है, ये जनसंघ के जमाने से यही अंदाज है। हर चीज को इवेंट बनाने का अंदाज भी इनका पुराना है। जनसंघ को पहले 1980 से पहले तो जनसंघ ही था ना, इसको हम जी जो खास तौर से जो मीडिया वर्ग में, प्रेस के लोगों में, इसको हम अखबारी पार्टी बोला करते थे जनसंघ को, कि ये अखबारी पार्टी है, जमीन पे कुछ नहीं है, लेकिन अखबारों में इनके बयानात खूब छप जाते हैं। तो ऐसा ही आज भी है। तो ये जनसंघ के जमाने से लेकर के और बीजेपी की जो राजनीति है वो ऐसी है, और ये बता रहा है इनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बता रहा है कि जमीन इनके पैरों से खिसक रही है। जमीन को खिसकते देखते हुए ये राजनीति के तेवर जो है वो निचले स्तर पर जाने लगते हैं। यही सब हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं मुझे लगता। मुझे ये पक्के तौर पर यकीन है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से जो बदलाव जमीन पर आना शुरू हुआ है और लोगों में जो राजनीतिक चेतना भड़की है, राजनीतिक चेतना का स्तर थोड़ा बड़ा हुआ है, उसे देखते हुए एनडीए में, बीजेपी में घबराहट है, और इसी घबराहट के चलते ये हम सब चीजें देख रहे हैं। लेकिन मैं एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखता हूं जी। अगर हम जमीनी मुद्दों की राजनीति करेंगे, अगर हम जन सरोकार की राजनीति करेंगे, तो जो आम जनता के मुद्दे हैं वही आएंगे। राहुल गांधी की कोशिश यही थी। अब ये कोशिश ये हो रही है, अभी पिछले दिनों से, पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे और बीजेपी जवाब दे रही थी। माने विमर्श राहुल गांधी का या कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का चल रहा था और जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा था। इससे पहले हम उल्टा देखते आए हैं। तो इसका मतलब हम हवा का रुख देख सकते हैं। राजनीति में हवा का रुख भी देखा जाता है, और जिस तरीके से संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राज्यसभा में कल चंद्रयान पर जो है वो एक प्रशंसा प्रस्ताव पारित हुआ, और उसमें जयराम रमेश ने जो भाषण दिया, मुझे लगता है वो क्लासिक स्टेटमेंट है। और चंद्रयान का उन्होंने 1960, 1959, 1955 पंडित नेहरू के जमाने से लेकर के और आज तक की जो यात्रा का वर्णन किया, उसका कोई जवाब बीजेपी के जो सदन के नेता हैं जनाब पीयूष गोयल साहब, उनके पास नहीं था। उनके जवाब में ही वो बोले थे। तो ये चीजें बता रही हैं कि विमर्श किधर जा रहा है, राजनीति किधर जा रही है, इसको हमें देखना चाहिए। जी बुशरा जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नैरेटिव जो है बदल रहा है। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले बिलाल साहब के पास जा रही हूँ क्योंकि उनको एक और प्रोग्राम में जाना है। बिलाल साहब, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ये जिस तरह की सियासत आप बदलती हुई देख रहे हैं, पहले दिखता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बात कहती थी और फिर सारा विपक्ष उस पर जवाब देता हुआ नजर आता था, लेकिन अब इसकी बिल्कुल बरक्स हम देख रहे हैं। और आज जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं कुलियों के बीच में, उससे पहले चाहे वो सब्जी वाला सही जो रोते हुए अपनी व्यथा को सुना रहा था, और फिर राहुल गांधी ने उसे बुलाया क्योंकि उसने भी ये कहा था कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। कभी राहुल गांधी लद्दाख पहुंच जाते हैं, कभी वो पहुंच जाते हैं मोटर मैकेनिक्स जो है उनके पास, कभी आजादपुर मंडी पहुंच जाते हैं। तो लगातार उनकी यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन जो दूसरी यात्रा है पैरेलल, वो लगातार जारी है। और आज मैंने देखा कि जो वो सर पर उन्होंने ट्रॉली जो ली हुई थी, अपने सर पर रखे हुए थे, उसी को देखिए, उसी को लेकर ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जो पहिए लगे हुए हैं लेकिन सर पे उठा रखा है, वो एक सिंबॉलिक था। और उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें फिर शेयर की गई जहां पे खुद जो कुली हैं
उन्होंने उस तरह की जो ट्रॉली है, क्योंकि भारी होती है, उसको सर पे ले रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी बस इसी तरह के मुद्दों में उलझा कर रखना चाहती है। वो कुलियों से मिलने इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपनी परेशानी रखी सामने और ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। देखिए बुशरा साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से देश की राजनीति में परिवर्तन, तो भारत जोड़ो यात्रा के बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन मैं 2 डायमेंशन को यहाँ रखना चाहूँगा। एक तो भारत जोड़ो यात्रा की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि कांग्रेस अपने वैचारिक दृष्टिकोण को सांप्रदायिकता के खिलाफ रखने में कामयाब रही। साथ ही साथ जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क राहुल गांधी ने लोगों के साथ साधा, उसके माध्यम से राहुल गांधी ने उस इमेजिनेशन को कैप्चर करने की कोशिश की कि देश की आखिर जनता चाहती क्या है, सोचती क्या है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट के फलक थे जिसको राहुल गांधी ने एक जीवंत रूप से हमारे सामने पेश किया। उसके बाद से राहुल गांधी ने उस जनसंपर्क यात्रा को पब्लिक कनेक्ट के माध्यम से जिंदा रखने की कोशिश की। चाहे वो किसानों के खेत में धान बोते आपको नजर आए, उनका सहयोग करते नजर आए, समझने की कोशिश की कि किसानों की क्या समस्या है। तो वहीं उन्होंने ड्राइवरों के पास जाकर ड्राइवरों की समस्या समझने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि इस देश के अंदर जो एक आम नागरिक की जो समस्याएं हैं, जो एक आम नागरिक की पीड़ा है, उसको वो कितना कमा पाता है और देश के अंदर महंगाई का खर्चा क्या है, वो अनुपात उसको किस तरह से परेशान कर रहा है, वो महंगाई की मार उसको किस तरह से परेशान कर रही है। इसी तरह ये भी सिंबॉलिक है कि राहुल गांधी ने आज पुलियों के पास जाकर जिस तरह से अपना आप को एक कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि राहुल गांधी राजनीति के अंदर जो संवेदनशीलता है पब्लिक के प्रति, जो मानवीय दृष्टिकोण है और जो एक नैतिकता की राजनीति है, जो एक जिम्मेदारी की राजनीति है, उसको मुख्य धारा की राजनीति में लाना चाहते हैं, जो काफी समय से बहुत दूर चली गई है। अगर आप 90 के दशक की बात करें, जिस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर सांप्रदायिक राजनीति को लाल कृष्ण आडवाणी ने मुख्य धारा की राजनीति में बदल दिया और उसके बाद से जिस तरह से पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर घृणा की राजनीति फली फूट होने लगी, राहुल गांधी ने उस परसेप्शन को तोड़ते हुए हालांकि सफर जरूर किया, लेकिन फाइनली वो इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और उनके संघर्ष ने जिस तरह से इस देश की राजनीति में मानवीय पहलू, संवेदनशीलता का पहलू, मानवीय दृष्टिकोण, नैतिकता का पहलू, जिम्मेदारी का पहलू, लोकतंत्र को समझने का पहलू और जनसंपर्क क्या चीज होती है, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं सरकारों से, उस डिस्कोर्स को राजनीति में लाते कलेक्ट किया है, उसको पेश करने की कोशिश की है ताकि राजनीति दोबारा मुद्दों पर की जा सके और इर्रेलेवेंट मुद्दों से राजनीति को भटकाने से बचाया जाए। जी सही बात है और जाहिर सी बात है कि इसी पर ही लौटती हुई राजनीति जो है वो नजर आ रही है। हेमंत जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कल हमने देखा, चाहे राहुल गांधी की हम बात करें, जब उन्होंने ओबीसी का पूरा मामला उठाया, जातीय जनगणना का उन्होंने मामला उठाया, आज वो कुलियों से सुबह मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में पहुंचती हैं, सरकार को पूरी तरीके से घेरती हैं और उन मुद्दों की बात करती हैं जो वाकई जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, अपने पिता का वो एग्जाम्पल देती हैं और उन तमाम चीजों को रखती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक तरह से एक लाइन जो है, एक लकीर जो है वो खींच दी है कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है 5 राज्यों के और आम जो इलेक्शन है उसमें किस तरह की सियासत और किन मुद्दों की सियासत होती हुई नजर आएगी, खासतौर पर जब अब रैलियां जो हैं तमाम नेताओं की और ज्यादा तेजी से शुरू होंगी? अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के पास पंचिंग बैग थे वो अकेले राहुल गांधी थे और उनको वो पप्पू के तौर पर उन्होंने स्टेब्लिश किया करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मीडिया के जो उनका गोदी मीडिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता समझिए आप क्या है। पहले अकेले राहुल गांधी थे, वो उनके जो भी जिस तरह के जाइब्स होते थे भारतीय जनता पार्टी के निम्न स्तरीय,
वो उनका जवाब नहीं देते थे। और कर्नाटक में आपने देखा कितनी सफलता के साथ प्रियंका गांधी ने, चाहे वो हनुमान जी वाला मसला हो, चाहे तमाम मसले हो, कंधे से कंधा मिला करके राहुल के और खड़गे साहब के बिल्कुल उन्होंने ऐसा कैंपेन किया कि भारतीय जनता पार्टी को छुपने की जगह नहीं मिली। अब बीजेपी की चिंता समझिए क्या है। जो ये बेचैनी आपको बीजेपी में दिख रही है ना, वो बिना कारण नहीं है, वो अकारण नहीं है। अभी तक उनके पास सामने केवल राहुल गांधी थे, किसी तरीके से उनको पंच करते रहो, लेकिन अब उनके सामने चुनौती प्रियंका गांधी की भी है और खड़गे साहब की भी है। खड़गे साहब की यूएसपी क्या है कि वो कहीं देश में चले जाए, बेशक वो कर्नाटक के हैं, एक उनकी उम्र, एक उनकी लगातार एक्टिविटी और उसके बाद दलित समुदाय से होना, ये बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। खड़गे साहब कहीं भी देश में जाते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स रेलेवेंट इश्यूज, वो जो इश्यूज जिनसे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, क्योंकि खड़गे साहब जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप कह सकते हैं कि वो परिवारवादी सियासत से आए, लेकिन खड़गे साहब तो बिल्कुल जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरी 55 साल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए, हालांकि वो हर बार उन्होंने मुख्यमंत्री की पद से दौड़ से चूके, उसके बावजूद जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सियासत को धार दी पूरे जीवन, और जिस तरीके से अब तीनों जने मिलके, राहुल, प्रियंका और खड़गे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब जो ये आपको क्या लगता है, जो महिला बिल जो आया है, आरक्षण बिल, आपको लगता है कि इसमें प्रियंका गांधी के क्या तेवर होने जा रहे हैं? जब वो महिलाओं के बीच में खड़े होकर इंदिरा गांधी स्टाइल में सवाल पूछेंगी कि बहनों आरक्षण मिला या नहीं मिला, और मिला तो कब से मिलेगा और किस किस को मिलेगा, तो आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स होगा? जो महिलाएं ग्रास रूट पे छला हुआ महसूस कर रही हैं, क्या उनको आवाज नहीं मिलेगी? जब राहुल गांधी खड़े होकर महंगाई की बात करेंगे, जब खड़गे साहब दलितों की बात करेंगे, वंचित वर्गों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी छुपेगी कहां? कर्नाटक के अगर आप कैंपेन की बात करेंगी तो राहुल गांधी ने क्या कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये छोटा इशू नहीं है बुशरा जी, और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम से बचती है। जेपी नड्डा साहब ने आज राज्यसभा में क्या कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, वो भूल गए, उनको करेक्ट किया गया कि जो एचडी देवगौड़ा थे वो भी बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, ओबीसी से, और चरण सिंह जी के बेटे जो पोते हैं उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि मेरे दादा भी ओबीसी से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी कदम रखती है आजकल उनको बहुत ही सटीक जवाब मिल रहा है। अगर आप 2014 की बात करेंगे, बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे और 2019 में मिले थे 44%, सीधे सीधे डबल हो गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का नाम लेने से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी जो एक पैनलिस्ट साथी ने पहले भी कहा कि जो उनकी सनातन की सियासत है कहीं ना कहीं वो फायरिंग लाइन में आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी दुविधा में है, और दुविधा में जब आदमी होता है तो वो सारे फैसले गलत होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये इवेंट क्रिएट, अगर जब आपको यही नहीं बताना था कि महिला आरक्षण बिल कब से लागू होगा, तो इमरजेंसी सेशन बुला करके स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? तो ऐसे तमाम मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अब हर दिन घिरेगी और उनके पास जवाब देने के लिए जगह नहीं बचेगी। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है, और वो हेडलाइन मैनेजमेंट कब तक कर पाएंगे? उनकी कीर्तन मंडली कहां तक उनको आगे बढ़ाएगी? कल आप देखा सारे चैनलों के ऊपर महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, जो पहला मूल सवाल है कि लागू कब से होगा, उसका सवाल का जवाब कोई नहीं। तो ये तो इस देश के मीडिया की कीर्तन मंडली की हालत है। कुल मिलाकर के बीजेपी बहुत तेजी से नैरेटिव लूज कर रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उनको भी ये सनातन जैसे मसलों पर जो फालतू बातें करने की बजाय केवल मुद्दों पर स्टिक करना चाहिए और अडानी से लेकर के तमाम मुद्दों पर घेरना चाहिए। बेरोजगारी पर घेरना चाहिए, गरीबी पर घेरना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर घेरना चाहिए, सीएजी की रिपोर्ट्स पर घेरना चाहिए, और बीजेपी उन पे बचती नजर आएगी, डिफेंसिव है, और यही विपक्ष की आज सबसे बड़ी ताकत है। जी डॉक्टर पूजा, वक्त की बहुत कमी है मेरे पास, मैं आपको 30 सेकंड से 1 मिनट में आपको दे पाऊंगी। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो इस तरह से जल्दबाजी में ये लाया गया एक बिल है, और जाहिर सी बात है अब आपको एक और मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है जब आप इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वो उधर बात करेंगे कि देखिए ऐतिहासिक कदम हमने उठा दिया और महिलाओं की जिंदगी हमने बदल दी। दूसरी तरफ आपके पास ये मौजूद है कि भाई आपने एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक आप उनको दे दिया है जो पता ही नहीं है कि कब इनकैश करवाना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अभी आ रही है जी बुशरा जी? जी जी जी।
जी, तो कंटिन्यू करें। भाजपा से हमारा सीधा सीधा सवाल है कि इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला मंत्री और पहली महिला गवर्नर किसने दी? इस देश को पंचायत लेवल पे महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? तो हम तो सिर्फ शगुफे नहीं छोड़ते हैं। आज जब ये कहते हैं कि हम ये जनगणना होगी 2031 तक, क्योंकि 26 तक फ्रीज किया हुआ है और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, तो हम 2039 से पहले नहीं देख पा रहे हैं महिला आरक्षण के बिल को। 16 साल का इंतजार में आपने बस एक शगुफा छोड़ दिया, 15 लाख की तरह, अच्छे दिनों की तरह, हम काला धन वापस लाएंगे की तरह, और आप फिर से श्रेय लेने के लिए खड़े हो गए हैं कि हम महिला आरक्षण दिए हैं। अगर महिला सशक्तिकरण का आपका यही आपको आप सीरियस होते तो वहां पर देश की पहली दलित राष्ट्रपति, संसद के दिन जब 1947 से लीजेसी को डिस्कस किया जा रहा था, पहले दिन जब गृह प्रवेश हुआ, वहां हमने कही वहां कंगना रनावत थी, वहां ईशा गुप्ता वहां थी, वहां थैंक यू फॉर कमिंग के स्टार्स थे, वहां फैशन डिजाइनर्स थे, पर वहां उस देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति नहीं थी। तो आपकी तो आप तो वैसे ही एक्सपोज्ड हैं अपने महिला सशक्तिकरण के दावों को लेकर। और मुझे लगता है कि जो जितनी महिलाएं जुबिलिएंट थी, जितनी महिलाएं खुश थी कि हमें आरक्षण मिलने वाला है, उतनी ही महिलाएं निराश हैं कि ये इसको हम देख नहीं पाएंगे। 16-17 साल एक लंबा समय होता है राजनीति में, इसको हम देख नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बैकफायर करेगा, और ये जितने क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे उतना ही ये बैकफायर करेगा। क्योंकि हमें डेट बताइए, आप इनडिटर्मिनेट नहीं छोड़ सकते, हमें डेट बताइए कब से मिलेगा। इनके पास डेट नहीं है। इन्होंने हड़बड़ी में स्पेशल सेशन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये कुछ नहीं है सिवाय शगुफे के। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अब ये देखना होगा कि जब ये क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो शुरू होगी, जो हो चुकी है, तो आगे इलेक्शन में ये किस तरह से ये मुद्दा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम